हेलो एवरीवन, आज मैं हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 के चैप्टर नंबर 2 बस की यात्रा को शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर रीड करेंगे। अगर उसमें कठिन शब्द आते हैं तो मैं उसका अर्थ बताते चलूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 5 मित्र ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम दो में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। और लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, वह बस डाकिन है। डाकिन मतलब इसमें डाकिन का जो अर्थ है इसका बस के लिए प्रयोग हो रहा है कि बस कभी भी ख़राब हो सकती है या रुक सकती है, और जो यात्री हैं उसमें उनको परेशानी में डाल सकती है। तो फिर उसमें आगे क्या बता रहा है कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। मतलब श्रद्धा उमड़ पड़ना एक मुहावरा है, जो इसका अर्थ मैं बता रही हूँ कि किसी के प्रति मन में अचानक बहुत ज़्यादा आदर, विश्वास और भक्ति की भावना जागृत होना। मतलब कि इसमें वो एग्जाम्पल लूँ तो, उदाहरण के लिए लूँ तो जब गरीबों की मदद के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया तो लोगों के मन में उसके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। तो इसका ये अर्थ है। और खूब वयोवृद्ध थी, मतलब बस जो थी बहुत ज़्यादा पुरानी थी, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी थी। सदियों के अनुभव के निशान लगे हुए थे और उस पर बहुत ज़्यादा निशान लगे हुए थे बस पर, जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं। जैसे ये बस है, इन पर बहुत ज़्यादा निशान लगे हुए थे और लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। जो ये बूढ़ी हो गई है, मतलब इसकी उम्र हो गई है, इसे कष्ट होगा। यह सब पूजा के योग्य है। ये बस जो है ये पूजा के योग्य है। अब पूजा के योग्य है। और उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लोग सोच रहे हैं कि उस पर सवार कैसे हो जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, और उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, मतलब शुरू हो गया। ऐसे जैसे कि सारी बात बस यही इंजन है। ऐसे इस तरीके से जब इंजन स्टार्ट हुआ, इस तरीके से बस हिल रही थी, तो उन्हें लग रहा था जैसे कि सारी बस ही इंजन है। हम इंजन के भीतर बैठे हैं, मतलब अंदर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बस में जो साइड में कांच लगे होते हैं वो बहुत कम बचे थे, और उनसे हमें बचना था। और फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, और उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान से गुजर रही थी।
पूरी बस सामान्य अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई, मतलब कि अचानक से बस रुक जाती है और मालूम हुआ कि पेट्रोल, जब पता चलता है कि उसमें पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है और ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली लगाकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसे किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता, झील मतलब पानी की जो झील होती है, सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, मतलब डूब जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी, मतलब अचानक से फिर दोबारा से बस रुक जाती है। ड्राइवर ने तरह तरह के तरकीब की, पर वह चली नहीं। सामान्य अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। छींट चांदनी में वृक्षों की छायाओं के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्ध थककर बैठ गया हो, मतलब कोई बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे थककर बैठ गया हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसे बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और भी कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों से ज्योति जाने लगी। चांदनी से रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, मतलब जो बस की जो लाइटें हैं उसकी जो रोशनी है वो कम हो जाती है और चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई देती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंची ही थे एक टायर फिस करके बैठ गए, मतलब टायर में पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उसे कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा और वह टायर की हालत जानते हैं कि फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया, पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा हुआ टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना मतलब एक गांव, वो था एक शहर था जिसमें कंपनी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी
पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, मतलब मर जाना है। इसके बाद इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ये जो लिखी हुई थी वो हरिशंकर परिसाई द्वारा लिखी हुई थी। और अगर ये था इसका जो चैप्टर था ये फिनिश हो गया है और ये सारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। और अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, एक कहानी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।